हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्य साई इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 और हमारा चैप्टर होगा नाभिक न्यूक्लियस। इससे पहले जो हमारा चैप्टर था परमाणु, उसमें हम लोगों ने कई सारी जानकारियां प्राप्त की हैं और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नाभिक का। सबसे पहले इस टॉपिक में हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। जब ये चीज़ें हमें पता रहेंगी तो जो पूरा चैप्टर होगा वो समाप्त करने में चीज़ें आसान भी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा होना चाहिए भूमिका। तो भूमिका अर्थात हमें इसका इंट्रोडक्शन हमें देखना है, ठीक है। इसका हमें क्या देखना है, इंट्रोडक्शन। और उसके बाद जो हमारा सेकंड होगा वो होगा परमाणु द्रव्यमान तथा नाभिकीय संरचना। और उसके बाद जो यहीं पर हमारा तीसरा टॉपिक होगा वो होगा नाभिक की आकृति एवं आकार। और उसके बाद जो चौथा होगा वो होगा द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा, ठीक। और उसके बाद जो हमारा पांचवा होगा वो नाभिकीय बल। पांचवा टॉपिक हमें क्या पढ़ेंगे, नाभिकीय बल। और उसी के बाद जो छठवां टॉपिक हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा रेडियो एक्टिविता। और उसके बाद लास्ट जो हमारा होगा वो यहाँ पर होगा नाभिकीय ऊर्जा। तो ये टॉपिक हमारे होंगे जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानकारी होना अति आवश्यक होता है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। दो टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, इनके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भूमिका के बारे में देखें तो भूमिका का मतलब इंट्रोडक्शन, जो आपने पिछले चैप्टर में अध्ययन किया है। और पिछले चैप्टर में जो अध्ययन किया है उसमें आप लोगों ने देखा कि परमाणु के लिए कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने नियम दिए। और लास्ट में जब चैप्टर समाप्त हुआ तो अंत में जो निष्कर्ष निकला, जो परिणाम निकला, वो मुझे क्या मिला कि जो हमारा परमाणु होता है उस परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है, यहाँ पर संपूर्ण द्रव्यमान की ही बात करेंगे। वैसे तो यहाँ पर होता है जो है 99.9%, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी जो है संपूर्ण द्रव्यमान की ही बात करेंगे। तो संपूर्ण इन्होंने वहाँ पर हमें क्या निष्कर्ष निकला कि जो हमारा परमाणु चित्र के माध्यम से भी समझते हुए चलते हैं कि जो मेरा परमाणु है, यदि ये मेरा परमाणु है, ठीक है, ये मेरा क्या है, परमाणु, तो इसका संपूर्ण द्रव्यमान इसके केंद्र पर होता है, ठीक है। रदरफोर्ड ने कहा जब इसका संपूर्ण द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान या संपूर्ण द्रव्यमान का 99.9% उसके केंद्र पर होता है, तो रदरफोर्ड जी ने उस केंद्र को कहा कि एक नाम दे दिया जाए और उससे नाभिक का नाम दे दिया। क्या दे दिया, नाभिक का नाम दे दिया। तो जहाँ पर यदि इसका केंद्र था, संपूर्ण द्रव्यमान इसी पर जो है उपस्थित होता था, तो इसे इन्होंने क्या नाम दे दिया, इसे इन्होंने नाम दे दिया नाभिक का। क्या दे दिया बच्चा, नाभिक का नाम दे दिया, ठीक। जब इन्होंने इसका नाभिक का नाम दे दिया तो यहाँ पर यदि हम इनके आकार की बात करें तो आकार में जो नाभिक का आकार होता है, नाभिक का जो आकार होगा वो लगभग 10 की पावर जो है 10⁻⁻15 मीटर। और यदि हम परमाणु के आकार की बात करें तो परमाणु का जो आकार होगा वो लगभग 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर के लगभग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हम लोग पिछली क्लास में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस
कर चुके हैं, जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हमें जो जानकारी लेना है वो हम चलेंगे अपने टॉपिक पे, परमाणु द्रव्यमान के। परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान का अर्थ क्या हुआ, अर्थात कि परमाणु के जो द्रव्यमान है उसको किस प्रकार से अंकित किया जाए, किस प्रकार से परिभाषित किया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो है जब द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -27 किलोग्राम। और यहीं पर यदि हम कार्बन के परमाणु की बात करें का द्रव्यमान तो वो होता है 1.9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -26 किलोग्राम। यदि इन दोनों द्रव्यमान के हम पीछे की राशि का जो है आकलन करें, यदि इस पर देखें तो यहाँ पर देखो किलोग्राम में कितना है -26 -27, अर्थात बहुत ही न्यूनतम है। अर्थात यहाँ पर जो किलोग्राम का मान है वो बहुत ही न्यूनतम है। क्या है, बहुत ही कम है। तो इससे ये पता चला, ये जानकारी हुई कि यहाँ पर किलोग्राम से इसको जो है अंकित करना ये हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है, अत्यंत सुविधाजनक नहीं है। तो कई वैज्ञानिकों ने इस पर चर्चा किया और उन्होंने कहा कि क्यों ना इसको कोई एक अलग इकाई दे दी जाए। तो अलग इकाई देने के लिए जब वहाँ पर कई सारे वैज्ञानिकों ने चर्चा की तो उससे ये पता चला, वहाँ से ये निकल करके आया कि यदि कोई ऐसा न्यूनतम परमाणु का द्रव्यमान ले लिया जाए और उसी न्यूनतम परमाणु के द्रव्यमान से सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को परिभाषित किया जाए, जो है अंकित किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने चुना सबसे पहले हाइड्रोजन को चुना। और जानते हो कि जो है बहुत ही जो है सूक्ष्म, अर्थात बहुत ही कम कह सकते हैं यहाँ पर इसका द्रव्यमान होता है। तो इसके लिए इन्होंने चुना, लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से इससे परिभाषित नहीं कर पाए कि जो हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान है उससे ये परिभाषित नहीं कर पाए। ठीक है, फिर धीरे धीरे कई सारे जो है खोज होती गई, यहाँ पर कई सारे जो है चीज़ें देखते आगे चल के फिर यहाँ पर क्या पता चला कि जो वैज्ञानिकों के संघों ने जो है एक चर्चा किया और वहाँ से निकल करके इन्होंने बताया कि यदि कार्बन 12 का मतलब क्या हुआ, कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, एक होता है हमारा 6C12 और दूसरा होता है 6C14। तो वहाँ से इन्होंने कहा कार्बन 12 के परमाणु का 1/12 भाग ले लिया जाए। तो इस कार्बन 12 के परमाणु का 1/12 भाग ले लिया जाए तो यही 12वां भाग हमारा एक जो है किसके परमाणु द्रव्यमान इकाई, और इसी 12वें भाग को इन्होंने परमाणु द्रव्यमान इकाई का नाम दे दिया। ठीक है, उसी को इसे इकाई बना दी उसका। तो यहाँ पर क्या दे दिया, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक, इंग्लिश में कहें तो एटॉमिक मास यूनिट, और इसी को AMU किससे AMU से भी प्रदर्शित करते हैं। यदि इसे हम किलोग्राम के पदों में देखें तो ये हमारा हो जाएगा एक AMU, और AMU के साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी विदित कराते हुए चले कि AMU के साथ साथ ये कहीं कहीं पर विभिन्न जगहों पर कई जगहों पर आपको U के रूप में भी दिखाई देगा। किसके रूप में, U के रूप में भी आपको ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक U भी कह सकते हैं, एक हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर U भी कह सकते हैं। तो इसका जो मान होगा यदि हम किलोग्राम के पदों में इसको देखें तो ये हमारा हो जाता है 1.66 × 10 की पावर हमारा कितना -27 किलोग्राम।
किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर हो गया, AMU के बराबर। ठीक, ये तो ये अंत में इन्होंने इसे AMU एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान जो है परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में परिभाषित कर दिया, इसकी इकाई ये AMU दे दी। ठीक, तो अब उसके बाद यदि इसी के साथ साथ हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें, क्योंकि आपने देखा कि जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हमारे उपस्थित होते हैं। तो यदि हम यहीं पर प्रोटॉन की द्रव्यमान की बात करें, एक प्रोटॉन के द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान तो ये हमारा होता है 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -27 किलोग्राम। पहले हम किलोग्राम में देखते हैं, उसके बाद हम इसके परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में देखते हैं। तो इसे हम ये हमारा होता है 1.007 AMU। ठीक, और इसी के साथ साथ यदि हम यहाँ पर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये हमारा हो जाता है, और अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग हमारा समान होता है, बराबर होता है। तो 1.66 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -27 किलोग्राम। और यदि इसको हम AMU के रूप में परिभाषित करना चाहें, लिखना चाहें, तो ये हमारा 1.008 AMU। और यदि हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इसके नाभिक में क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की यदि हम बात करें, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हमारा कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। पहले हम इसको किसके रूप में देखते हैं, किलोग्राम के रूप में देखते हैं। और आप जानते हो इसका यूज भी कई जगह होता है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा इनका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। और इसको हम यदि AMU के रूप में देखें, तो हमारा होता है ये 0.00055 AMU। ये हमारा किसका द्रव्यमान हो गया, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट में यदि हम इसको देखें तो। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ें हो गई, परमाणु द्रव्यमान हम लोग परिभाषित कर चुके हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन के जो परमाणु द्रव्यमान था 1.6 10 टू पावर -27 किलोग्राम, और कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान था 1.9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -26 किलोग्राम। और इनके बीच में जब हमने देखा तो इसे किलोग्राम के रूप में परिभाषित करना असुविधाजनक था। तो वैज्ञानिकों के संघ ने चर्चा किया, और चर्चा करने के बाद इसे एक नई इकाई के रूप में जो है परिवर्तित करना चाहा। तो इन्होंने पहले हाइड्रोजन का यूज करना चाहा, लेकिन हाइड्रोजन से इन्होंने ये नहीं सिद्ध कर पाए कि ये इकाई जो है द्रव्यमान इकाई के बराबर। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि कार्बन 12 के परमाणु का 1/12वां, कार्बन 12 का मतलब कि ऐसा कार्बन जहां पर इसका क्या है, भार कितना है 12, तो उसके 1/12वें भाग को लिया और उसको क्या माना, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU एटॉमिक मास यूनिट। और AMU में मैंने यहाँ पर प्रोटॉन का भी द्रव्यमान देखा, न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान देखा, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैंने देखा। अब हम लोग चलते हैं नाभिकीय संरचना में। कहाँ पर चलते हैं बच्चा, नाभिकीय संरचना में चलते हैं। नाभिकीय संरचना में अब हम लोग चलते हैं। देखिए नाभिकीय संरचना की यदि हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने द्रव्यमान देख लिया। अब देखते हैं नाभिकीय संरचना कि नाभिकीय संरचना यदि हम केवल और केवल नाभिक को ही लें साथ में, यदि केवल और केवल नाभिक को ही लें, मान लेते हैं ये हमारा नाभिक है, तो ये आपने देखा है, ये हम नाभिक मान लेते हैं, है ना। और आप जैसा जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन है ना, दोनों पाए जाते हैं। सबसे पहले हम
यहाँ पर यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को एक साथ प्रदर्शित करने का चाहें तो प्रदर्शित करने के लिए इसे भी एक नाम दिया गया है, और इसे क्या दिया गया है? न्यूक्लियन। क्या दिया गया है? न्यूक्लियन। इसको एक नाम दिया गया है न्यूक्लियन का। ठीक, दोनों को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए। बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोटॉन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में जानना चाहेंगे? प्रोटॉन के बारे में देखते हैं। ठीक, तो प्रोटॉन के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। बात है 1919 की। ठीक है, 1919 में क्या हुआ? रदरफोर्ड जी ने एक प्रयोग किया। ठीक, रदरफोर्ड जी ने क्या किया? एक प्रयोग किया, और प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि नाइट्रोजन पर उन्होंने क्या किया? अल्फा कणों की बमबारी की, और वहां पर उन्होंने देखा कि एक जो है नया कण उनको दिखाई दिया, और उस नए कण को उन्होंने प्राप्त किया, और उस नए कण को उन्होंने क्या नाम दे दिया? उन्होंने नाम दे दिया प्रोटॉन का। क्या नाम दे दिया? क्या नाम दे दिया उसका? प्रोटॉन का नाम दे दिया। और उसके बाद उन्होंने प्रोटॉन को मापा, तो प्रोटॉन को मापने के बाद उन्होंने देखा कि इसका जो द्रव्यमान है और जो इसका आवेश है वो लगभग हाइड्रोजन के द्रव्यमान और आवेश के तुल्य है, लगभग बराबर है। तो उन्होंने इसे प्रदर्शित करने के लिए क्या किया? पहले तो प्रोटॉन को प्रदर्शित किससे किया गया कि यहाँ पर देखो P प्रोटॉन के लिए क्या किया? P है ना, और 1P1 ये इसको प्रदर्शित करने के लिए किया गया। ठीक, और आप लोग जानते ही हैं, ये तो हो गया इसका जो है प्रतीक, और साथ ही साथ आप जानते हो कि प्रोटॉन क्या है? एक जो है धनावेशित कण है। क्या है? धनावेशित कण, धनावेशित है ना। प्रोटॉन क्या है? धनावेशित है। ठीक, तो यहां पर जो है कि इन्होंने जब रदरफोर्ड जी ने क्या किया, जब इस पर इन्होंने जो प्रोटॉन है इसका मापा, तो मापे के बाद इनको पता चला कि इसका जो आवेश है और जो इसका द्रव्यमान है वो लगभग हाइड्रोजन के आवेश और जो है द्रव्यमान के तुल्य है, अर्थात लगभग बराबर है। तो इन्होंने इसे इस प्रकार से भी प्रतीक जो है इन्होंने दिया कि हम इसको लिख सकते हैं 1H1। क्या लिख सकते हैं? 1H1। तो 1H1 में यदि हम इसको देखें तो हमारा जो ये 1 है, हमारा जो ये 1 है, ये क्या है? ये है नाभिक में उपस्थित आवेश। नाभिक में उपस्थित आवेश। ठीक है, नाभिक में उपस्थित हमारा क्या हो गया? ये आवेश हो गया। तो इसको हम इसे वो भी लिखते हैं क्या? परमाणु क्रमांक। ये हमारा क्या हो गया? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक हो गया ये। ठीक, परमाणु क्रमांक, और इसको सामान्यतः हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और परमाणु क्रमांक, और इसे हम देखें तो ये हमारा क्या है? नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या। धनावेशों की, यहां पर आवेशों की भी बात कर सकते हैं। धनावेशों की संख्या क्या है बच्चा? आवेशों की संख्या है। कौन? ये जो हमारा एक यहां पर दिख रहा है, और जो हमारा ये वाला एक है ये क्या है? तो इसके लिए इन्होंने बताया कि ये क्या है? परमाणु का भार है। क्या है? परमाणु का भार है। क्या है बच्चा? ये परमाणु का भार है। ठीक, तो ये चीजें यहां पर इन्होंने देखा कि ये परमाणु क्रमांक है ये वाला, ये नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या भी इसे हम देखते हैं, और ये हमारा क्या है? परमाणु भार है। ये चीजें यहां पर इन्होंने देखा। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। ठीक है, धीरे धीरे बात क्या होती है? आगे बढ़ती है। और यहां पर आप लोग ये भी जानते हैं कि जो परमाणु क्रमांक है यहां पर ये, और यहां पर ये क्या है? परमाणु भार। तो अब हम चलते हैं, प्रोटॉन के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है हमें थोड़ा। अब हम लोग धीरे धीरे पहुंचते हैं किस पे? उस पे जो है न्यूट्रॉन पे। किस पे पहुंचते हैं? न्यूट्रॉन पे। हम पहुंचते हैं न्यूट्रॉन पे। तो चलिए न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आप लोग जानते हैं कि ये क्या है? उदासीन है।
ठीक, ना इस पर धनावेश होता है ना इस पर ऋणावेश होता है, ये आप लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए बात है कब की, लगभग दौर है हमारा 1920 का, 1920 का। उस समय हमें 3 कण के बारे में जानकारी है। उस समय हमें कितने कणों के बारे में जानकारी है? 3 कणों के बारे में। एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी हमें है, एक प्रोटॉन के बारे में हमको जानकारी है, और एक हमें जानकारी अल्फा कण के बारे में। और उसी दौरान हमें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के बारे में भी जानकारी हमें है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के बारे में भी हमें जानकारी है कि कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 समस्थानिक भी हैं। लेकिन रदरफोर्ड जी ने देखा कि जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, इनके जो द्रव्यमान हैं, परमाणु द्रव्यमान, उनका जो अनुपात है, उन्होंने अनुपात लिया तो वहाँ पर अनुपात उनको दिखा 1:2:3 का। ठीक, क्या दिखा? 1:2:3 का देखा। ठीक है, द्रव्यमानों का अनुपात। तो इससे उन्होंने बताया कि जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन के साथ साथ कोई अन्य कण भी है, प्रोटॉन के साथ साथ कोई अन्य कण भी है। ठीक है, जो क्या है? उदासीन है, उस पर कोई आवेश नहीं है, परंतु उसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। रदरफोर्ड जी ने बता दिया वहां पर कि यहां पर इस जो है कि कोई ऐसा कण है जिसका जो द्रव्यमान है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर है, परंतु उस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, ये चीजें उन्होंने बता दी। ठीक, उसके बाद आता है, धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और आज आता है दौर लगभग 1932 का। हाँ, 1932 का दौर आता है और उसी दौरान जेम्स चैडविक जी आते हैं। ठीक, और जेम्स चैडविक ने क्या किया? अल्फा कणों की जो है बमबारी की। ठीक, अल्फा कणों की उन्होंने क्या की? बमबारी की। किस पर? बेरिलियम पर। किस पर की? बेरिलियम पर की अल्फा कणों की बमबारी। वहां पर उन्होंने बताया कि एक ऐसा कण यहां पर इनको दिखा, एक ऐसा कण यहां पर इन्होंने दिखा कि जो कण है उनकी आयनन जो क्षमता है वो तो कम है, आयनन क्षमता तो कम है, परंतु भेदन क्षमता बहुत ही गतिशील है, बहुत ही ज्यादा है। रदरफोर्ड ने क्या किया? बताया कि इसमें कोई कण है परंतु वो उसकी खोज नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कि वो कौन सा कण है। लेकिन जब जेम्स चैडविक जी आते हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया? बेरिलियम पर जो है अल्फा कणों की बमबारी की और उसमें जो कण उन्होंने देखा, उस कण को क्या बताया कि ये एक उदासीन कण है और इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है, परंतु इसकी आयनन क्षमता जो है वो बहुत कम है, परंतु भेदन क्षमता जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, और इसीलिए आप लोग जानते भी होंगे कि धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? जेम्स चैडविक ने देखा और इसका आकलन किया और लास्ट में इन्होंने इस कण का भी नाम दे दिया, क्या? न्यूट्रॉन। क्या नाम दे दिया? न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। और आप लोग जानते भी हैं कि जेम्स चैडविक जी को सन जो है 1935 में भी इसी न्यूट्रॉन की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था न्यूट्रॉन की खोज के लिए। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो प्रोटॉन है वो कैसा है, न्यूट्रॉन कैसा है। ये अब न्यूट्रॉन की जब प्रतीक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते थे तो प्रतीक के लिए उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन के लिए तो हम इसे n से लिखेंगे, परंतु इस पर कोई आवेश नहीं है तो इसलिए हम इसे किसको लिख देंगे? 0। और इसका भार तो है ही है, तो भार इन्होंने क्या कर दिया? 1। तो इसको न्यूट्रॉन का जो प्रतीक है उसके लिए क्या कर दिया इन्होंने? 0 N 1
का प्रतीक इन्होंने इसे दे दिया। क्या दे दिया? 0, 1 और n का इन्होंने प्रतीक दे दिया। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, है ना? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। हम जान रहे हैं कि कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही होगी। तो ये प्रतीक इन्होंने इस पर दे दिया। ये क्या है? इसका मतलब कि यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित है, उदासीन है, और ये इसका क्या हो गया? ये इसका भार दर्शाया गया। ठीक, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि हमारा जो परमाणु है, परमाणु के जो अंदर नाभिक है, और उस नाभिक पर क्या होता है कि संपूर्ण द्रव्यमान का 99.9% द्रव्यमान उसके नाभिक पर उपस्थित होता है, और उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। ठीक है, और यही प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। आज पहली क्लास थी इसकी, कल से जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार करते हुए इन चीज़ों का भी अध्ययन करते हुए चलेंगे कि हमारे प्रोटॉन का गुण क्या होता है, न्यूट्रॉन के हमारे गुण क्या हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। ठीक है, तो यहीं से यदि कोई समस्या होती तो आप हमको ज़रूर बताएं। ठीक, तो अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। और आप जानते हैं कि वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है, पूरा बिल्कुल विश्व प्रभावित है। तो इस दौरान आप जहां भी होंगे स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करूंगा। जहां भी हो खूब खुश रहो। धन्यवाद।